Hello coders, we are back with this video. Now in this video we will talk about the computer organization and architecture. Now इस वीडियो में हम यूनिट जीरो के बारे में बात करेंगे। यूनिट जीरो क्या है? यूनिट जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उसके बेसिक्स कवर करने वाले हैं, जिससे क्या होगा आपको जो वन से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और जो ये यूनिट जीरो में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, और आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक होने वाले हैं। और जिन लोगों को हो सकता है ये बेसिक्स आ रहे होंगे और उनको आ रहा होगा, लेकिन तब भी उनको क्या करना है, ये वीडियो को देखना है, जिससे उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए वन से लेकर के फिफ्थ यूनिट जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। और जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा ये टॉपिक्स, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वन से लेकर के जो भी हमारी फिफ्थ यूनिट जो भी सीईओ की सीरीज होने वाली है वो आपको लास्ट तक फॉलो करनी है, और आपको यहाँ पे बिगनर टू मास्टर बन सकते हैं इस सीरीज के साथ में। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और चलिए विदाउट एनी डिले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के। ना यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की पीडीएफ है, और इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली दे दूंगा। आप वहां पे जाकर के सिंपली जस्ट वन क्लिक करके और आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पीडीएफ में क्या क्या है। और अगर आपको कोई भी इस पीडीएफ में प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली जा करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और चलिए आई होप देखते हैं कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है इस पीडीएफ में, उसका नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सीईओ की प्लेलिस्ट में। यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन एंड प्रोसेसिंग डेटा थ्रू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है एक प्रोग्रामेबल मशीन है या डिवाइस है, जो कि क्या करता है, किससे कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है यहीं पे। और वो कम्युनिकेट कैसे करता है, जैसे कोई दो पर्सन है वो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज डिस्कस करते हैं, लाइक जैसे हिंदी इंग्लिश कोई भी चीज है। लेकिन कंप्यूटर से अगर मुझे डिस्कस करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बाइनरी कोड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग वाया इनपुट एंड आउटपुट एंड नेटवर्क्स के थ्रू हम यहाँ पे इससे इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी हम इनपुट आपको समझ में आ रहा होगा कि इनपुट क्या होता है। इनपुट एक ऐसी चीज होती है, एक डेटा होता है जो हम यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इट इज टाइप ऑफ रिजल्ट या इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरी टर्म आती है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या होता है, देखो नेटवर्क्स क्या होता है, जैसे क्या हुआ कि आप जैसे 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स क्या हुए कि आपने क्या किया कि एक वायर से जितने भी कंप्यूटर से उनको यहाँ पे असेंबल कर लिया। जैसे सपोज आपका एक ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये दूसरे क्या हुए, ये देखो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कनेक्ट हो गए। अब क्या कर सकता है, ये जो ए आपका फ्रेंड है वो बी के पास भेज सकता है, बी सी के पास भेज सकता है, सी डी के पास भेज सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी डेटा इस नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे भेजा जा सकता है। जो यहाँ पे कनेक्शंस बनाए गए हैं, जिसके थ्रू देख सकते हो ए पर्सन बी को भेज सकता है, बी पर्सन सी को, सी पर्सन डी को, कोई भी किसी को भेज सकता है। तो यहाँ पे ये जो सिंपल चीज है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे जो भी कंप्यूटर है नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रेवल करते हैं, और जो भी हमें इनपुट और आउटपुट के थ्रू हमें उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिंपल कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट accepts the input and provides the according to our provides the output according to our input। ओके, सिंपल हम कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कुछ नहीं है, आपको पता होगा ब्लॉक डायग्राम मतलब कंप्यूटर का कैसा सिस्टम और कैसे फंक्शनिंग काम करती है, उस पे हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे
देख सकते हो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, इनपुट आती है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सबसे पहले जो यूनिट है उसका नाम क्या है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट होती है, वो इनपुट यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा दिया जाता है वही हमारा इनपुट होता है, ठीक है। और ये जो इनपुट है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सॉलिड लाइन बनी है, ये कहाँ पे जा रही है, मेमोरी में। तो ये जो इनपुट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और वो मेमोरी क्या करेगी, वो डेटा एक्सेस करेगी कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट में और एएलयू, मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है वहां पे वो डेटा जाएगा, और वहां पे जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस होकर के फिर से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। जो भी प्रोसेस होकर रिजल्ट आएगा वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर उस मेमोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो फिर आउटपुट यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे फंक्शनिंग काम करती है। तो स्टोरेज यूनिट जो होती है वो हमारी कैटेगराइज होती है कितने पार्ट्स में, वी हैव द टू पार्ट्स। कौन कौन से है, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं उनके बारे में अभी हम बात करेंगे नीचे। और यहीं पे देख सकते हो जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू कितने पार्ट में कैटेगराइज होता है, दो पार्ट्स में, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा कौन सा होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम एएलयू बोल सकते हैं, ठीक है। जो इस यहाँ पे देख सकते हो जो सीपीयू है मेरा दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, और स्टोरेज यूनिट जिसको मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं उस वो भी कितने पार्ट में कैटेगराइज है, दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, ओके। फिर जब देखो मैंने यहाँ पे इनपुट भेजा, इनपुट भेजने के बाद में यहाँ पे स्टोरेज यूनिट और सीपीयू सीपीयू के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, जो भी प्रोसेसिंग करनी थी जो भी हम इनपुट डाले उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई। उस प्रोसेसिंग के थ्रू जो भी उस प्रोसेसिंग हुई है इनपुट पे, उसके थ्रू जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट कौन कौन सी हो सकती है वो भी हम जस्ट बात करने वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे देख सकते हो जो आउटपुट यूनिट मुझे प्रोवाइड करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्यूटर था और ये मेरे पास कुछ कीबोर्ड था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला, गूगल क्रोम खोला, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे पास सर्च बार था, यहाँ पे मेरे पास सर्च बार था, मैंने यहाँ पे डाला हाउ टू लर्न पाइथन लैंग्वेज। जैसे मैंने यहाँ पे डाल के यहाँ पे इस सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो वहां पे कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कीबोर्ड से डाला, जो इनपुट गूगल सर्च को दिया वो क्या हो गया, मेरा इनपुट। उसके बाद में ये कहाँ पे गया होगा, मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। फिर मेमोरी में स्टोर होने के बाद सीपीयू ने उस डेटा को एक्सेस किया, उस डेटा को एक्सेस करने के बाद देखा कि यार इनपुट कैसा है, उस पर प्रोसेसिंग की कि उस जो इनपुट दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसने जो भी प्रोसेसिंग करनी थी, जो भी उसको कोई भी ऑपरेशन करने थे वो उसने परफॉर्म किया। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, रिजल्ट आया। फिर रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो गया, मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर होने के बाद में जो हमारी आउटपुट यूनिट थी उसको वहां पे सेंड कर दिया गया, किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू, ठीक है। और जो हमारी आउटपुट यूनिट थी, और वही जो हमारी आउटपुट यूनिट जो रिजल्ट दिखाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स सर्च किया है यहाँ पे देख सकते हो, फिर उसके बाद में जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो वही हमारे क्या होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। वो कौन दिखा रहा होता है, वो मॉनिटर दिखा रहा होता है ना। देखो हम कहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं, मॉनिटर पे। जब हम मॉनिटर पे दिखा रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारा इनपुट यूनिट होती है, क्योंकि हम इसके थ्रू हम इनपुट को देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है, ज्यादा इसमें डीप कर जाने की जरूरत नहीं है। ये बस आपको फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के ही आए होंगे तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दी हैं, इनपुट डिवाइसेस और ये सभी चीजें इनपुट यूनिट क्या होती हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट डिवाइस क्या है, इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। देख सकते हो ये इनपुट यूनिट है वो क्या एक्सेस कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो डेटा एक्सेप्ट करती है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, देखो कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सभी चीजें जो होती हैं वो मेरी क्या होती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपको पता भी होगा इनसे हम क्या करते हैं, इनपुट ही देते हैं, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, यहाँ पे एटसेट्रा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो इनपुट जो यूजर द्वारा दी जाती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा सीपीयू कितने पार्ट्स में कैटेगराइज होता है, दो पार्ट्स में। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से, पहला
CU मतलब कंट्रोल यूनिट, दूसरा कौन सा होता है ALU, लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उनके बारे में भी लिख दिया है कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल फ्लो, कोऑर्डिनेट इंटरनल ऑपरेशन विद द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग। जो भी हमारे कंट्रोल्स होते हैं, जो भी डेटा का फ्लो किधर से किधर होना है, किस पे क्या कंट्रोल रखना है, नाम से ही आपको सिंपल पता चल रहा हो कंट्रोल यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है कि परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी डेटा विद इन द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग। जो भी हमारे बाइनरी डेटा होते हैं उन पे क्या करेगा, एडिशन कर लेगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है। जिसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन आ सकते हैं, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, मॉड्यूलो ऑपरेशन आ सकते हैं, ऐसे हमारे पास एक एक्सॉर आता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। कंट्रोल यूनिट क्या है कि ये कंट्रोल रखता है जो हमारी डिवाइसेस कनेक्ट है। जैसे सपोज मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने अपने लैपटॉप में लगा दी। जब मैं अपने पेन ड्राइव लगाऊंगा लैपटॉप में तो उस पे कंट्रोल किसका होना चाहिए, कंप्यूटर का, कि कैसे उस पे डेटा को सेंड करना है, डेटा को रीड करना है, डेटा को राइट करना है। ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। ठीक है, और जैसे ही मैं बताऊं कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जो उन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो कौन करता है, वो हमारा ALU करता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो सेकेंड पार्ट आ रहा है उसका नाम, सेकेंड हेडिंग है उसका नाम है स्टोरेज यूनिट। ये क्या होता है, देखो स्टोरेज का मतलब ये पता होगा, जहां पे हम कुछ ना कुछ स्टोर कर पाए डेटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। तो स्टोरेज यूनिट क्या होती है, देख सकते हो, स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसको हम स्टोर कर सके स्टोरेज यूनिट में, और जो प्रोसेसिंग करने के बाद में जो रिजल्ट आया उसको भी हम स्टोर कर पाए कहां पे, स्टोरेज यूनिट में। तो उसको ही हमको क्या बोलेंगे, स्टोरेज यूनिट। यहाँ पे देख सकते हो जो टेम्पररी मेमोरी होती है उसको रैम बोलते हैं, ऐसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं दोनों टाइप से, एक तो टेम्पररी भी स्टोर कर सकते हैं, एक परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एज आई सेड, मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 पार्ट में स्टोरेज यूनिट डिवाइड होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम बोलते हैं टेम्पररी एंड वॉलेटाइल मेमोरी फॉर एक्टिवली यूज्ड एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारी एक्टिव इंस्ट्रक्शन यूज हो रही होती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उनको, कि भाई जो एक्टिवली यूज हो रही है इंस्ट्रक्शन वो हमारी कहां पे होंगी, प्राइमरी मेमोरी में होंगी। तो ये हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होती है, जैसे रैम होता है, ऐसे रोम होता है, ऐसे कैश मेमोरी भी होती है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हो ये नॉन वोलेटाइल्स होती है, और यहाँ पे देख सकते हो परमानेंट एंड फॉर द लॉन्ग टर्म डेटा रिटेंशन होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क जो हमारी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो है वो हमारी SSD, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क, CD ड्राइव्स, DVD, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये सेकेंडरी ड्राइव्स होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं अगर एक चीज बताऊं कि आप अभी यहाँ पे सबको पता होगा, जैसे हम पहले मेमोरी में मूवीज और गाने भराने के लिए एक छोटी सी चिप आती थी, वो क्या होती थी, वो भी हम कह सकते हो चिप जो थी वो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी जिसमें हम डेटा को भरते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास पेन ड्राइव है, ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, जो हम जाते हैं मोबाइल खरीदने तो कहते हैं कितनी रैम होनी चाहिए, 4 GB 6 GB, वो क्या है, मेरी प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि विदाउट उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का आपको यूज आना चाहिए कि अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द नेसेसरी फॉर द एवरी कंप्यूटर। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो सेकेंड जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है उसका नाम क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस बोलो या आउटपुट यूनिट बोल सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, प्रेजेंट एंड कन्वे प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर
system to the user and such as through displays, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब चीज लिख दी है आपको। जैसे स्पीकर क्या है, वो आउटपुट है। देखो गाना सुनाता है वो क्या है, हमारे लिए एक आउटपुट ही है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैंने बोला गूगल से हेलो गूगल, तो उसने कहा फाइन। तो ऐसे ही कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो स्पीकर के थ्रू दे रहा है, तो वो भी मेरे लिए क्या है, आउटपुट है। मैंने कहा मुझे आज का वेदर जानना है, तो उसने बोल दिया गूगल ने, तो वो क्या हो गया, वो भी मेरा आउटपुट स्पीकर के थ्रू है, वो भी मेरा आउटपुट है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा हाउ टू राइट एनी स्क्रिप्ट, तो जैसे मैंने ये डाला तो वो कंप्यूटर पे वो आ गई स्क्रिप्ट, कैसे, वो मेरे क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे सपोज मुझे ये पीडीएफ को निकलवाना है जाकर के किसी साइबर कैफे से, तो मैं वहां पे जाऊंगा, कहूंगा भाई ये पीडीएफ ले लो, मुझे ये पीडीएफ निकाल दो। तो वो किससे निकालेगा, प्रिंटर से निकालेगा ना। तो वो प्रिंटर से निकाला तो वहां पे भी क्या है, ये आउटपुट यूनिट है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो यहीं पे देख सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आपको ये सभी पार्ट्स आने चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक से होते हैं और आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया हो तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे मूव करूंगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नेम भी यही है। तो आपको इसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए। किसी ने पूछा ये होता क्या है, तो आप कहेंगे यार ये तो पता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में पता होना चाहिए और आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग, स्ट्रक्चरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपने पेशेंट के बारे में, जैसे हम सब लोग हैं, पेशेंट क्या होता है, वो सिर्फ अपने बॉडी के बारे में जानता है कि हाँ ये मेरा हाथ है, ये पैर है, ये सभी चीजें जानता है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो हाथ के अंदर की फंक्शनिंग भी जानता है, वो कैसे, कहाँ पे नस होती है, कहाँ पे नर्व्स होती हैं, जिसके थ्रू देखो सुई भी लगा सकता है, और कहीं पे ऑपरेशन करना है वो भी कर सकता है। क्यों, उसको फंक्शनिंग पता है। तो ऐसे ही जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर और आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो कंप्यूटर के हर एक फंक्शनिंग को जानते हैं। कुछ भी उसमें ऐड करना है, कुछ भी उसमें जो भी मैनिपुलेशन करनी है, तो वो कौन कर सकता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर और आर्किटेक्चर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पढ़ता है, समझ सकते हो, वो डॉक्टर बन जाता है कंप्यूटर का। वो कोई भी पार्ट को समझ सकता है और कोई भी पार्ट को उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें इन डेप्थ नॉलेज होती है इंटरनल वर्किंग की, स्ट्रक्चरिंग के और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे तो अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पता चला। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ समझते हैं कि यार ये होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। कोई कहता है आर्किटेक्चर, कोई कहता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं आर्किटेक्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखना है, आर्किटेक्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर किया है आप सबके लिए, वो मैं देना चाहता हूं। जैसे एक ये अली नाम का लड़का है, और ये अली नाम का लड़का क्या करता है, इसके घर में इसकी सिस्टर की शादी है, और ये कहाँ जा रहा है, देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास गेस्ट हाउस है। ठीक है, ये मेरे गेस्ट हाउस है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गया रिसेप्शन पे, यहाँ पे एक और आदमी है जो रिसेप्शन पे बैठा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्शन पे गया, और यहाँ पे देख सकते हो अली यहाँ पे गया, और उसने पूछा कि भाई यार मुझे हमारे घर में शादी है, क्या आपका गेस्ट हाउस खाली है, आपको मुझे शादी में इसको बुक करना है। तो उसने कहा कि यार बस चेक करता हूँ। उसने चेक करके बताया कि हाँ भाई अभी जो आप डेट बता रहे हैं उस डेट पे यहाँ पे खाली है। तो उसने कहा ठीक है भाई, खाली है तो मुझे बुक करना है। तो कहने लगा कि ठीक है बुक तो कर देंगे, कौन कौन सी फंक्शनिंग रहने वाली है, कौन कौन सा फंक्शन, जयमाल कैसे पड़ेगा, मतलब बहुत सारे टाइप्स के होंगे ना उनके पास, जो भी चीजें करनी है, खाना में क्या क्या रहेगा, और कितने टाइम पे क्या होगा, और भी कैसे कैमराज और जो भी चीजें हैं वो वहां पे वो डिस्कस कर लेगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि जब वहां पे वो अली गया, वहां पे देख सकते हो यहाँ पे जो अली गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जब उससे बात कर रहा है तो ये सभी चीजें समझा रहा है कि ये चीजें हमारे गेस्ट हाउस में है, ये चीजें करनी होंगी, ये आपको ऐसे जो भी उसके फंक्शंस है वो हमारा वो प्रिपेयर करवा रहा है अली के साथ में बैठ के कि क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि यार कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है और क्या क्या बनवाना है हमारे जो भी गेस्ट हाउस
जब मैं बुक कर रहा हूँ जो शादी होगी तो उसमें क्या क्या बनवाना है, तो ये सभी चीजें वहां पे डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अली डिस्कस किया, उसने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि यार कुछ इस टाइप से होगा। अभी हुआ नहीं है, सिर्फ उसने कहा कि ये होगा, ये फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन बता दिए कि ये चीज होगी और ये ऐसे होगी, लेकिन वो कैसे हो रही है अभी किसी को नहीं पता है। ठीक है, फिर जिस दिन शादी हुई, शादी हो रही है, उस दिन क्या होता है वहां पे देख सकते हो, जब यहाँ पे भाई अब उसकी अली की यहाँ पे सिस्टर की शादी है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे सब प्रिपेयर किया गया, यहाँ पे जयमाल पड़ रहा है, यहाँ पे खाने का सिस्टम हो गया, और भी जितनी भी चीजें थी वही यहीं पे सभी चीजें होने लगी। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया कि नहीं किया, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा गेस्ट रिसेप्शन के पास में कुछ एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको कि यार ये यहाँ पे लगेगा, इसका सेटअप ये रहेगा, इतने टाइम पे ये रहेगा, और ये सभी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा देंगे। तो इसका मतलब है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा क्या बनता है, आर्किटेक्चर बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और कौन कौन से फंक्शंस होने वाले हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो हमारा आर्किटेक्चर डिसाइड करता है। और जो भी बड़े बड़े ऑपरेशन लेने हैं, जो बड़े डिसीजन लेने होते हैं, वो कौन लेता है, आर्किटेक्चर लेता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सिंपल उस पर इंप्लीमेंटेशन करना होता है। जैसे कहीं पे लाइट बिगड़ गई गेस्ट हाउस में, तब वहां पे वो क्या करता है, वो सिंपल क्या करेगा कि वहां पे जाएगा और सिंपल वो क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, वो बेसिक चीज है। और जैसे आर्किटेक्चर क्या करेगा, जैसे वहां पे सभी चीजें प्रिपेयर है, ठीक है, उसने कहा कि सपोज मुझे एक और जो मुझे खाने वाली चीज थी या कुछ ऐसी चीज थी जो मुझे ऐड करानी है वहां पे गेस्ट हाउस में, तो वो कौन ऐड कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर ही ऐड कर सकता है, क्योंकि वो पूरा एक एक बेसिक स्केलेटन या कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है हमारे गेस्ट हाउस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन ऐड कर सकता है, वो आर्किटेक्चर वाला ही ऐड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन समझ में आएगा। तो चलो हम इसके कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे यहाँ पे क्रिस्टल और क्लियर हो जाए कि होता क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंसर्न विद द हाउ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम, कि हार्डवेयर कंपोनेंट से कैसे ये कनेक्ट करता है और कैसे फॉर्म करता है कंप्यूटर सिस्टम को, वो सिंपल ये चीज होती है। ठीक है, एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जैसे हमारे रिसेप्शन जो हमारा अली था और जो रिसेप्शनिस्ट था, वो पूरा कम्युनिकेट करके जो एक बनाए थे स्ट्रक्चर, वही क्या कह सकते हो, ये आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हेल्प अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम, जैसे मैंने बताया जो अली वहां पे गया तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ये डिस्कस किया कि यार कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फंक्शंस होने वाले हैं। वहीं पे व्यूड बाय द प्रोग्रामर इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग मोड एंड द रजिस्टर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसीडर्ड फर्स्ट इन द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर, डील्स विद द हाई लेवल डिजाइन इश्यूज एंड involves logics including instruction sets, addressing modes, data types and cache optimization। ये सभी चीजें मैं आगे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप देख लेना है कि यार कौन कौन सी चीजों पे ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल चीजें होती हैं उन पे ये सिर्फ डिस्कस करता है। वहीं पे देख सकते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सिंपल है, जस्ट इसका अपोजिट होगा, कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर, कि बिहेव कैसा कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे डील्स विद द कंपोनेंट एंड देयर इंटरकनेक्शन इन अ सिस्टम एंड टेल्स हाउ ऑल यूनिट्स इन द सिस्टम आर अरेंज्ड एंड इंटरकनेक्टेड। ओके, एक्सप्रेसेस द रियलाइजेशन ऑफ द आर्किटेक्चर, यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ द आर्किटेक्चर को एक्सप्रेस करता है कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बन रहा है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारे आर्किटेक्चर पे डिपेंड कर रहा है। और डन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये बेसिस किसके बेसिस पे बनता है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्किटेक्चर पे। ओके, डील्स विद द लो लेवल प्रॉब्लम, जो भी हमारे लो लेवल डिजाइन होती हैं वो कौन बनाता है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। वहीं पे कौन आर्किटेक्चर क्या करता है, हाई लेवल डिजाइन पे वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, फिजिकल कंपोनेंट्स, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक लाइट खराब हो गई, उसको बनाना है गेस्ट हाउस में, तो वो कौन बनाएगा, ऑर्गेनाइजर बनाएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी बनाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई एक ऐसी मील तैयार करनी है, सपोज मुझे खाने में कुछ ऐसा एक एडिशनल फंक्शन तैयार करना है, ऐड करना है, तो वो कौन कर सकता है, ऑर्गेनाइजर नहीं करेगा, आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर बना रहा था ना,
आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी बताना था वो मैंने बता दिया है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर वहां से भी नहीं समझ में आता है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स क्या होता है, देख सकते हो यहाँ पे, इट इज बेस्ड टू न्यूमेरिकल नंबर्स सिस्टम्स यूजिंग जीरोस एंड वंस। इसका मतलब क्या है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन नंबर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स के टाइप से हमारे जो कंप्यूटर्स में है वो बहुत सारे नंबर टाइप्स के नंबर्स यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल यूज किए जाते हैं, ठीक है, डेसिमल यूज किया जाता है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्टल यूज किया जाता है। ऐसे यहाँ पे हेक्सा डेसिमल यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं बाइनरी भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स, यहाँ पे नंबर सिस्टम्स होते हैं, कुछ इतने टाइप्स के कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो बाइनरी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि दो होता है, तो यहाँ पे जीरो और वन यूज किया जाएगा। ऐसे डेसिमल है, तो डेसिमल का मतलब 10, तो यहाँ पे जीरो से लेकर के 1 2 ऐसे डॉट 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 9 तक यूज करेंगे। ऑक्टल का मतलब क्या है 8, तो यहाँ जीरो से लेकर के 1 2 डॉट 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 कहां तक 7 तक यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, तो टोटल कितना होगा 16 डिजिट्स होंगे इसमें। तो कौन कौन से डिजिट्स होंगे, जीरो से लेकर के 10 तक होंगे, और फिर उसके बाद में ए बी सी डी ई एंड एफ, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आए होंगे कि ये कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इनका, थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं कि नहीं, देख चलो देख लेते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे सपोज आपके पास, तो मैं यहाँ पे आपको अभी कन्वर्जन नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि आपको अगर कन्वर्जन देखना है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉपिक्स को भटकाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वहां पे चला गया तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियोस। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं बाइट्स वर्सेस बिट्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है लोगों के लिए कि बाइट क्या होता है, बिट्स क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाइट और वर्सेस मैंने बिट्स के लिए आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, यहाँ पे आप सिंपली पढ़ सकते हैं। देख सकते हो 1 बाइट हैज 8 बाइट। जैसे अगर आपको यहाँ पे पढ़ के ही क्लियर हो गया होगा, जो 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है 8 बाइट। कितना होता है 8 बिट। तो कौन बड़ा है, बाइट्स बड़ा है किससे, बिट से। बिट छोटा है और बाइट कैसा है, बड़ा है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और एक बिट, यहाँ पे जो एक बिट, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अरेंजमेंट बनाया है, यहाँ पे 8 साइज का एरे है, जिसमें क्या होता है, जिसको हम एक बाइट बोल सकते हैं। और हर एक बाइट में क्या होती है, एक सिंगल बिट होती है, यहाँ पे देख सकते हो। और जो सिंगल बिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड करती है, 0 और 1 पे। तो यहाँ पे एक बॉक्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितने डिजिट्स आने की, 0 और 1। जैसे मैं कहूं कि एक डिजिट्स है, जैसे एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटीज है आने की, कौन कौन सा आ सकता है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। सपोज यहाँ पे 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 0 और 1 आ सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोनों बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 4। हो सकता है यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो। देखो, हो सकता है यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 हो सकता है यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0 हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 हो सकता है यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो। तो कुछ इस टाइप से पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो ऐसे अगर 3 बॉक्स होंगे तो कितनी हो जाएंगी, 2 टू द पावर 3 पॉसिबिलिटीज। ऐसे देख सकते हो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 8 बिट्स थी, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज आई, यहाँ पे देख सकते हो 2 टू द पावर 3 बिट्स। कितनी, एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, 2 टू द पावर 3। अगर कोई कहेगा 8 बिट को अगर लिखा जाए तो 2 टू द पावर 3 भी तो लिख सकते हैं। तो ये कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा, 256। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कितनी बिट्स है, यहाँ पे 8 बिट्स है, तो 2 टू द पावर 8 का 8 को कैसे लिख सकते हो, 256। तो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो 256। अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना होगा तो 256 टाइप से हम इस बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बिट्स क्या होता है वर्सेस बाइट्स क्या होता है। अगर मैं बाइट्स की बात करूंगा तो एक बाइट में
कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रजिस्टर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास रजिस्टर है। तो रजिस्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। ये शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर इज अ स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन विद इन द सीपीयू and used for the quick data access and manipulation during the program execution। यहाँ पे जो रजिस्टर होता है ये बहुत सा छोटा होता है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी स्टोर करने के लिए वो रजिस्टर ही होती है। यहाँ पे फास्ट होता है और उसके साथ में क्विक डेटा यहाँ पे सेंड करता है। जो सबसे फास्ट डेटा सेंड करता है उसका नाम क्या होता है? वो हमारा यहाँ पे रजिस्टर होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? देख सकते हो सीपीयू के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे नहीं, जो जितना हल्का होगा, जो जितना छोटा हो उतना फास्ट दौड़ेगा ना। जैसे हाथी है और खरगोश की रेस कराई जाएगी तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पे खरगोश निकल जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, इसलिए वो लाइट वेटेड है, वो चला जाएगा। तो ऐसे ही जो जितनी छोटी मेमोरी वो उतना ही फास्ट। तो यहाँ पे रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है, जो सबसे छोटी होती है इसलिए वो सबसे फास्ट होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? वो सीपीयू में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स है ना, कह नहीं सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर रजिस्टर ही है। रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनको बहुत बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वहां पे हम देख लेते हैं कौन कौन से नाम से हम यहाँ पे कहेंगे। तो आपको वहां पे अलग टाइप से नहीं सोचना है यार ये क्या हो गया। यहाँ पे वो रजिस्टर ही है, बस उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे आपको कह दिया जाए कि डेटा रजिस्टर, तो डेटा रजिस्टर भी क्या है? एक टाइप है जिसको हम डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स होते हैं। 16 बिट्स का मतलब होता है 2 बाइट्स। कितना मतलब होता है? 2 बाइट्स, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे होल्ड्स मेमोरी ऑपरेंड्स। ये क्या करता है? जो भी डेटा है या ऑपरेंड है वो कौन होल्ड करता है? डेटा रजिस्टर होल्ड करता है। ये कैसे करता है वो सभी चीजें बात करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड करता है डेटा ऑपरेंड। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? एड्रेस रजिस्टर कुछ नहीं है, जिसको ये कितने बिट्स का होता है? 12 बिट्स का होता है। तो ये कितने बाइट होंगे आपको समझ में आ जाएगा। 1.5 बाइट को हम 12 बिट्स कह सकते हैं। ये क्या करता है? होल्ड करता है एड्रेस फॉर द मेमोरीज। ठीक है, जो हमारी मेमोरी है उसका एड्रेस कौन होल्ड करता है? वो होल्ड करता है हमारा एड्रेस रजिस्टर। और इसको हम एआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पे देख सकते हो एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर को हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है उसको ही हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर रोल प्ले करता है वो हमारा एक्यूमुलेटर्स होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्यूमुलेटर हमारे प्रोसेसर में होता है, तो इसीलिए इसको हम प्रोसेसर रजिस्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने बिट्स का होता है? यहाँ पे 16 बिट्स का होता है। अगर 16 बिट्स का बात किया जाए तो कुछ इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। जैसे 8 बिट्स था, तुम 0 से 8 लिए थे, 0 से 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से 15। यहाँ पे हम 0 और 1 डाल सकते हैं, यहाँ पे भी 0 और 1 डाल सकते हैं। हर एक ब्लॉक में कितना डाल सकते हैं? 0 और 1, क्योंकि बिट्स जो होती हैं वो 0 और 1 पे डिपेंड करती हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट मेरे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी कितने बाइट्स का होता है? 16 बाइट्स का होता है। होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो ये मेरा थर्ड यूनिट जो है होने वाली है, फोर्थ यूनिट, जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन पूरा एक यूनिट ही है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि प्रो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। ये क्या करता है? होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन कोड। देखो हमारी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स की होती है? 16 बाइट्स की होती है। कितने बाइट्स की होती है देख सकते हो यहाँ पे कितने? 0 से लेकर के 15, मतलब 6। जब 0 से 15 लिखूंगा तो 16 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है, 0 से लेकर के 11। सपोज यहाँ पे जो 11 है, मान लिया कि ये 11 है। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? यहाँ पे ये जो डेटा स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ऑपरेंड। यहाँ पे क्या स्टोर होगा? ऑपरेंड। ऑपरेंड आपको पता है क्या होता है? जैसे ए होता है, बी होता है, सी, जो भी वेरिएबल होते हैं उनको ऑपरेंड बोल सकते हो। जैसे 8 है, 9 है, 10 है, तो ये सभी चीजें क्या है? ये ऑपरेंड है। और उसके बाद में यहाँ पे यहाँ 11 से लेकर के 14 तक कौन होता है? 11 से 14 तक कौन होता है? अपकोड। अपकोड ही क्या होता है? ओपीआर सेलेक्टर। ओपीआर सेलेक्टर किसे बोलते हैं? ऑपरेशन सेलेक्टर। कि कौन सा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है वो कौन बताता है?
वो कौन बताएगा? यहाँ पे बताएगा हमारा अप कोड कि कौन सा ऑपरेशन इन ऑपरेंड पे परफॉर्म करना है। तो वो कौन ऑपरेंड परफॉर्म करेगा? एएलयू परफॉर्म करेगा, लेकिन उनको हर चीज एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा डेटा है और कहां से लाना है, तो ये सभी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो 14 से 15, यहाँ पे देख सकते हो जो 14 से 15 जो एक बिट्स का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोड। ये मोड क्या होता है वो मैं बात करता हूं बहुत अच्छे से। देखो मोड क्या होता है, जैसे डेटा है, ये हो सकता है डिजिट्स में हो, ये हो सकता है वेरिएबल में हो, ये पता नहीं मेमोरी में रखा है या रजिस्टर में रखा है या सेकेंडरी मेमोरी में रखा है, ये कहां से मतलब पॉइंटर में है, तो ये सभी चीजें आप पढ़े होंगे। तो ये जो मोड है वो क्या बताता है कि डेटा हमारा कैसा होने वाला है, नंबर होने वाला है या डायरेक्ट होने वाला है, इनडायरेक्ट होने वाला है। ये एड्रेसिंग मोड हमारे फर्स्ट यूनिट्स में है, उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड यहाँ पे दिया गया होता है। तो एड्रेसिंग मोड क्या होता है? सिंपल की ऑपरेंड को बताता है कि कैसे हमको डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, या कहां से हमें लाना है डेटा को। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बार फिर से बना दूं, यहाँ से 0 से 15 होता है, यहाँ 11 तक कौन होगा? यहाँ पे होगा ऑपरेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 से लेकर के 14 तक कौन होगा? अप कोड होगा। और यहाँ पे कौन होगा? मोड होगा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे ये सभी चीजें मैंने बात कर ली है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। देखो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये कितने बिट्स का होता है? 12 बिट्स का होता है। देखो होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन जो भी हमें रन करनी है, जैसे मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करना होता है ना, तो उसका एड्रेस कौन रखता है, किसके पास होता है? वो हमारा प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर मुझे कोई भी चीज 2+2 करना है, तो वो कहां पे इंस्ट्रक्शन, जो मुझे इंस्ट्रक्शन करनी है वो उसका एड्रेस कहां पे होगा? वो उसका एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, उसका एड्रेस लेके आएगा, वो एड्रेस पे क्या होगी? इंस्ट्रक्शन होगी, उस इंस्ट्रक्शन को निकालेगा। और उस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? तीन चीजें, कौन कौन सी? ऑपरेंड, ऑपकोड और मोड। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि ऑपरेंड क्या होगा, ऑपकोड क्या होगा और मोड क्या होने वाला है, कहां से मुझे डेटा को या ऑपरेंड को लाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये किसको दे दिया जाएगा? ये मुझे सीपीयू के दे दिया जाएगा। और फिर क्या करेगा? एएलयू के अंदर जाएगा, और जो भी अगर एक्यूमुलेटर या कुछ भी जिसका यूज होगा वो सिंपल कर लेगा, और जो भी डेटा या प्रोसेसिंग होगी वो कहां पे आ जाएगी? हमारी कंप्यूटर पे आ जाएगी। कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। ऐसे एक हमारा टेम्पररी रजिस्टर होता है जो होल्ड करता है टेम्पररी डेटा को, ये भी 16 बिट्स का होता है। ऐसे एक इनपुट रजिस्टर होता है, आउटपुट रजिस्टर होते हैं, ये इनपुट कैरेक्टर कैरी करता है, ये आउटपुट कैरेक्टर कैरी करता है। कुछ इस टाइप से हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने अगर पढ़ लिया है कि यार ये कैसे रजिस्टर्स होते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो बेसिकली मैं ओवरव्यू देख लेता हूँ कि यार कंप्यूटर कैसे काम करता है ना। देखो तो यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे हाउ कंप्यूटर्स वर्क्स, तो कंप्यूटर कैसे काम करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। जो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले क्या करता है? इंफॉर्मेशन को फेच करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन फेच करता है। तो फेच करना कैसे कर सकते हैं? देखो मैंने कहा एड्रेस कहां पे होगा? प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर में जाएगा, उससे क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को फेच कर लिया। तो सबसे पहले कहां पे जाएगा? प्रोग्राम काउंटर में जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर से क्या करेगा? डेटा को फेच कर लेगा। और फेच करने के बाद में उसको क्या करेगा? सिंपल ये कहां पे, इससे क्या मिलेगी मुझे? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, और ये इंस्ट्रक्शन कहां पे चली जाएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को क्या करेगा? यहाँ पे ये डिकोड, यहाँ पे क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन जो है उसको डिकोड करेगा। तो डिकोड करने के बाद में ये कहां पे चली जाएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जो होगी वो इंस्ट्रक्शन कैसी होगी? यहाँ पे 3 फॉर्मेट में होगी। सबसे पहले होगा ऑपरेंड, दूसरा क्या होगा? अपकोड, और तीसरा क्या होगा? मोड। और जो ये इंस्ट्रक्शन है वो कौन एग्जीक्यूट करेगा? वो हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा या एएलयू एग्जीक्यूट करेगा। और जो डेटा है वो कहां पे फिर से जाकर के मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, या फिर हमारा आउटपुट स्क्रीन जो होगी यूजर की वहां पे दिखा दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके मैंने लिख दिया फेच क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर से डेटा को होल्ड, जो प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो क्या करेगा? वो ले लेगा। कौन ले लेगा? यहाँ पे जो भी हमारा सीपीयू है, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? फेच कर लेगी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरीज। जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो उसमें जो एड्रेस था वो कंट्रोल यूनिट ले लेगी, उसके थ्रू क्या करेगी? एड्रेस से हमारा जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है वो फेच कर लेगी। और उसके बाद में क्या करेगा? फेच इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इनटू द, वो इंस्ट्रक्शन जो
फेच की गई थी प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस निकाल के, वो कहां पे स्टोर कर दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद डिकोड किया जाएगा इंस्ट्रक्शन को कि उस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेंड है, क्या ऑपकोड है, क्या हमारा मोड होने वाला है। फिर उस मोड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ऑपरेंड को वहां पे फाइंड करेंगे जाकर के मेमोरी में स्टोर है, रजिस्टर में स्टोर है, या फिर कहाँ स्टोर है। ठीक है, तो वो कौन बताता है, मोड बताता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जीक्यूट क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई, मुझे पता चल गया ऑपरेंड क्या है, ऑपकोड क्या है, और हमारा क्या है, मोड क्या है। जब इसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा मिल गया तो हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। वो कौन एग्जीक्यूट करता है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। और फिर उसके बाद क्या करेगा, डेटा में बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर और प्रोसेस्ड बाय द एएलयू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप सिंपल समझ सकते हैं, वही बता रहा है। और फिर जो रिजल्ट स्टोर, जो हमारा रिजल्ट होगा वो फिर से स्टोर कर दिया जाएगा, कहां पे, मेमोरी में और रजिस्टर में। सो दिस इज द सिंपल स्टेप्स विच आर गोइंग परफॉर्म इनटू द कंप्यूटर्स। कौन कौन से कंप्यूटर्स जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये मेरा जो भी हमारा कंप्यूटर कैसे वो करता है वो हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इनकोडर, डिकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आदमी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इनकोडर क्या है, इनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। जैसे हमारे पास कोई भी एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल का मतलब जो हमारा वेव फॉर्म में डेटा को ट्रेवल किया जाता है उसको एनालॉग बोलते हैं। डिजिटल का मतलब 0 और 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इनकोड्स करता है यहाँ पे एनालॉग्स टू डिजिटल सिग्नल। जो भी हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वहीं पे मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जो हमारी बहुत सारी पिंस होती हैं, पिंस का मतलब होता है बिट्स होती है, उनमें से क्या करता है, एक बिट को सेलेक्ट करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे 4 इनपुट दे दिए गए, तो ये 4 इनपुट्स में से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कितना देगा, सिर्फ एक देगा। ठीक है, वो कैसे करता है, वो मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे चूज करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 4-1 मल्टीप्लेक्सर। अगर यहाँ पे 8 पिंस लगी होती इधर इनपुट की और इधर आउटपुट एक दे रहा होता, तो इसको हम बोलते हैं 8-1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। वहीं पे डिकोडर क्या होता है, डिकोडर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे सपोज ये एनालॉग सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे 3 पिंस में कितने हैं पिंस, यहाँ पे 3 पिंस है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो डिजिटल सिग्नल कैसे होगा, यहाँ पे देख सकते हो जितनी पिंस होंगी इधर उसकी 2 की पावर n पिंस में यहाँ पे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे कितनी थी, 2, यहाँ पे 3 पिंस थी, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 पिंस। तो यहाँ पे कितनी पिन होंगी, 3, 3 6 और 2 8 हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट होता है डिकोडर के इनकोडर, क्योंकि आपको पता ही है डिकोडर का जस्ट अपोजिट इनकोडर। तो यहाँ पे देख सकते हो 8 है, तो यहाँ पे 8 पिंस है, तो यहाँ पे ये कितनी पिंस देगा, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये log n, log 2n की पावर में दे देगा। तो log 2n की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पिंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आई होप ये समझ में आएगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है और इनकोडर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये देख सकते हो थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे मैं सही कर दूंगा। यहाँ पे ये लॉजिक गेट ऊपर लिख गया है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ओपीआर सेलेक्टर क्या होते हैं, वो हम बात करते हैं। देखो ओपीआर सेलेक्टर वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑप कोड में, कि ऑप कोड कैसा होने वाला है। तो देखो कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं एएलयू में, वो यहाँ पे लिखे हैं। एक तो हम ए को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने नहीं कहा कि एक्यूमुलेटर में सिंपल ए को ट्रांसफर कर दो, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, ए आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीमेंट कर दो ए प्लस प्लस करके, आप समझे होंगे ना, ऐड कर देना ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, TSFA का मतलब ट्रांसफर ए, ऐसे ही ENC इंक्रीमेंट ए, ऐड सब डिक्रीमेंट ए, एंड और एक्सॉर कॉम्प्लीमेंट ए, एंड शिफ्ट राइट ए, शिफ्ट LA, SHLA। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं। तो इन ऑपरेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं,
देख सकते हो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये नहीं समझता है, हम लिखते ये हैं लेकिन समझता किसमें है, ये बाइनरी में। तो ये बाइनरी जैसे हमारे पास 1 बिट होता था, 2 बिट होता था, 3 बिट होता था। तो ऐसे देखो ओपीआर सेलेक्टर कितने बिट्स का होता है, यहाँ पे देख सकते हो जितने यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसको हम बिट्स बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये कितने बिट्स का होता है, यहाँ पे 5 बिट्स का होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर इंक्रीमेंट ए का ओपीआर सेलेक्टर लिखना होगा तो कैसे ओपीआर सेलेक्टर लिखेंगे, 0 0 0 0 1। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ऐसे हमें ऐड का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देख सकते हो 0 0 0 1 0। तो ऐसे ये तुम्हें याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये क्या होते हैं। हम सिंबल लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा कंप्यूटर, उस ओपीआर सेलेक्टर को सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए वो इसको नहीं सेलेक्ट करता है, जो हमारे पास ये सिंबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ओपीआर सेलेक्टर उसके पास पहले से होते हैं, उन बाइनरीज नंबर को ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होते हैं ओपीआर सेलेक्टर्स। अभी हम बात करने वाले हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, डिजिटल सर्किट्स। हमारे पास जो भी सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उनपे जो कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट है, ये सभी ऑपरेशन अभी आपको हो सकता है ना समझ में आते हो, लेकिन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइनरी आउटपुट्स है, तो यहाँ पे जो भी उसी के अकॉर्डिंग जो हमें आउटपुट मिलता है वो बाइनरी फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, तो उन लॉजिक गेट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला मेरा लॉजिक गेट आता है, उसका नाम होता है एंड। फिर कौन सा होता है, और। यहाँ पे मैं पहले एंड और को डिस्कस। तो एंड क्या होता है, देखो इसमें दो इनपुट होते हैं, कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, दो इनपुट होते हैं और इसमें आउटपुट कितना होता है, सिंगल आउटपुट होता है, ठीक है। तो दो इनपुट का मतलब कितना है, ए और बी। तो हर ये दो इनपुट का मतलब है दो बॉक्स, मतलब दो बॉक्स। तो दो बॉक्स और हर एक बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, कितने बिट्स हो, बिट कितने हो सकते हैं, 0 या 1। तो यहाँ पे 1 हो सकता है या 0, यहाँ पे 1 और 0। मैंने बताया था अगर दो बॉक्स है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, 4। कौन कौन सी, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ इस टाइप से पॉसिबिलिटीज बताई थी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो देख सकते हो कि सपोज मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हो सपोज मेरे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे वाई है। वाई क्या है, मेरा आउटपुट बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट बिट है, तो यहाँ पे देख सकते हो सपोज मेरे पास जब 0 आया, जब यहाँ पे सपोज मेरे पास 0 आया और यहाँ पे क्या आया मेरे पास, 1 आया, ठीक है। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे हो सकता है 1 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया। तो अगर मुझे इसमें एंड करना है तो एंड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, डॉट को ही हम एंड बोलते हैं, ठीक है। एंड को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो जब दोनों के, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज 4 आएंगी। तो जहां पे दोनों 1 दिखे, ए भी 1 बी भी 1, वहां पे 1 अदरवाइज 0, सिंपल। देखो यहाँ पे दोनों 1 दिख रहा है तो यहाँ पे 1, सिंपल हम क्या करेंगे, हर जगह पे 0 कर दिए। ये मेरा क्या बन गया, गेट बन गया, ठीक है। ये मेरा कुछ बेसिक, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, क्या बोलेंगे, ट्रुथ टेबल, ओके। और यहाँ पे ये मेरी ट्रुथ टेबल बन गई। तो इसका सिंबल कैसा होता है, एंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है। और इसका अगर मुझे डिजिटल सर्किट बनाना है तो सर्किट कैसे बनता है, तो देखो सर्किट कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे सिंपल आपको डी बना देनी है, इधर एक आउटपुट यूनिट वाई निकाल देना है, एक इधर इनपुट सिंपल ए और इधर बी। देखो ए और बी यहां से देंगे और इधर आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे एंड गेट को बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो। और गेट की बात करूं तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे वाई होगा। इसका इनपुट क्या होगा, देख सकते हो 0, इधर 0, इधर हो सकता है 0 इधर 1 हो, इधर 0 हो, 0 हो, इधर 1 हो, इधर 0 हो सकता है, इधर 1 हो, इधर 1 हो, कुछ इस टाइप से। अगर आपको यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आती है तो मैं आपको इसका लिखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे मैं ये लिखता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत है। सिंपल क्या करना है, 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, ठीक है। इधर क्या करना है,
एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन। ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें और ऑपरेशन करना है। ये किसका था, एंड का था, ये किसका होगा, और ऑपरेशन। तो और ऑपरेशन में क्या करते हैं, जहां पे दोनों जीरो होंगे वहां पे जीरो, और हर जगह पे वन। तो देखो यहाँ पे दोनों जीरो है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे देख सकते हो, और हर जगह पे क्या करना है, वन। देखो एंड में क्या था, जहां पे दोनों वन वहां पे वन, और यहाँ पे जहां पे दोनों जीरो वहां पे जीरो। कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे करते हैं। देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे जो भी हमारा ट्रुथ टेबल था वो मेरा बन चुका है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं किसमें, और ऑपरेशन में। अगर इसका सर्किट की बात करूं तो ये बहुत अच्छा सा सर्किट यहाँ पे बनता है, कुछ इस टाइप से डी के जैसा रहता है, बस थोड़ा सा ये हो जाता है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई, कुछ इस टाइप से करते हैं। ऐसे जो मेरा थर्ड गेट आता है उसका नाम क्या होता है, नॉट। ये नॉट में क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। कितना होता है, एक आउटपुट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि देख सकते हो, अगर मैं इसका डिजिटल डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। यहाँ पे ए इनपुट होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पे सिंबल ले लिया, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे वाई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब एक सिंगल है तो उसकी एक बॉक्स है, उसमें कितनी जीरो हो सकती है या वन बिट हो सकती है। तो इसका जस्ट उल्टा कर देता है, उल्टा क्या होगा, वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए बार, इसका सिंबल क्या होता है, ए बार, ठीक है। तो ये मेरा कुछ यहाँ पे टेबल आती है। तो ऐसे मेरे पास तीन मैंने ये बता दिए, ये तीन मेरे बेसिक होते हैं। इसी के थ्रू हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे गेट्स बनते हैं, जिसको नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड ऐसे गेट्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हो मैंने एंड गेट के लिए लिख दिया है, ऐसे मैंने और गेट के लिए यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और गेट लिख दिया है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने नॉट गेट भी बना दिया है, कैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट गेट आता है नैंड गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट को अब पढ़ते हैं। देखो नैंड गेट और मुझे नॉर गेट को पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मुझे पता है तीन आपको बनाने हैं। देखो एंड कैसे बना था, एंड को बनाना है तो कैसे बनाते थे, देखो एंड को डी बनाए थे और कुछ इस टाइप से बना लिए थे। और को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है। ये और बन गया। ऐसे मुझे नॉट बनाना है तो नॉट को कैसे बनाते थे, नॉट को हम बनाते थे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आपको सिंपल बनाना है नैंड। तो नैंड का मतलब ही दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं नॉट प्लस एंड। क्या बोलेंगे, नॉट प्लस एंड। तो नॉट का सिंबल और प्लस एंड का सिंबल। तो एंड का सिंबल कैसा होता है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से होता था। तो नॉट का है तो नॉट में देखो ये जीरो लगा होता है आगे, तो यहाँ पे हम ये सर्कल लगा देंगे। तो ये किसका बन गया, ये नैंड का बन गया। तो नैंड और एंड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सर्कल नहीं होगा और नैंड में होगा। तो ऐसे नॉर का बनाना है तो सिंपल अब पहले आपको और का बनाना है, और का जब बन जाएगा तो सिंपल उसमें जीरो लगा दें। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर का हो गया। तो ये काम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अगर आपको नैंड की ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखो इसमें भी कितने इनपुट्स होते हैं, सिंपल दो इनपुट्स होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, ए होंगे, बी होंगे। तो इनकी पॉसिबिलिटीज लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, देख सकते हो 0 0 1 1 0 1 0 1, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, देखो एंड है तो a डॉट b, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, ऊपर जो हमारे a पे लगता था वो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले मुझे एंड निकालना पड़ेगा, पहले आपको माइंड में निकालना है कि जैसे एंड, देखो इनका अगर मुझे एंड निकालना पड़ता तो एंड कैसे निकलता, जहां पे दोनों वन है वहां पे वन, और हर जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। यही तो एंड था, ठीक है। अब देखो एंड का जस्ट तुम्हें उल्टा कर देना है। तो जीरो है वहां पे वन, जहां पे जीरो वहां पे वन, जहां पे जीरो वहां पे वन, जहां पे जीरो वन वहां पे जीरो। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एंड निकाल, नैंड गेट निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे एंड निकालना पड़ेगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है, उसको क्या बोलेंगे, नैंड गेट बोलेंगे। फिर उसके बाद मुझे इसको हटा देना है, ये देखो मेरा नैंड बन गया। ऐसे मुझे नॉर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले ए लेना है, बी, इनकी पॉसिबिलिटीज लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, कुछ इस टाइप से लिखा। तो y इक्वल टू इसका सिंबल कैसे हो जाएगा, a प्लस b, और कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे मुझे पहले और का निकालना है, जहां पे डबल जीरो वहां पे और जीरो,
और हर जगह पे क्या होगा 1, कुछ इस टाइप से और आता था। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, देखो 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इसका जस्ट जीरो अपोजिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर अगर समझ में आ गया हो तो हम बात करते हैं एक्सॉर की, कि एक्सॉर क्या होता है। देखो एक्सॉर को ही हम एक्सक्लूसिव और बोलेगा या एक्सॉर बोलेगा तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सॉर के लिए यहाँ पे बना दिया है कि एक्सॉर का सिंबल क्या होता है, सिंपल ये होता है। ऐसे यहाँ पे मैंने ये कुछ इस टाइप से हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दो इनपुट्स है, 0 0 1 1, 0 1 0 1, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैंने बना लिया। तो देखो एक्सॉर क्या कहता है, एक्सॉर कहता है जब डिफरेंट होंगे हमारे पास बिट्स, कैसे होंगी, जब डिफरेंट बिट होंगी, जब डिफरेंट होंगी तो 1, और जब सेम होंगी तब हम क्या करेंगे 0। जब हमारे पास बिट होंगी डिफरेंट तब हम करेंगे 1, और बिट सेम होगी तब क्या करेंगे 0। तो देख सकते हो सेम बिट मतलब 0, डिफरेंट बिट 1, डिफरेंट बिट 1, सेम बिट 0 है। इतना इजी था, मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी के डायग्राम बना दिए हैं, आप यहाँ पे इजीली से पढ़ भी सकते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये सभी जितने भी टॉपिक्स बेसिक से मैंने यहाँ पे समझा पाया होऊंगा। आई होप आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा भी आया होगा तो आपको ये वीडियो को सिर्फ एक चीज करनी है, लाइक करना है, और दूसरी चीज क्या करनी है, आपको बस कमेंट करते जाना है कि कैसा वीडियो लग रहा है और आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग मुझे जो भी चेंजेस करने होंगे आगे वीडियो में मैं आपसे आपके कमेंट से ही हेल्प लेकर के बना सकता हूं, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आता है और अगर चाहते हैं कि अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए एग्जाम के टाइम पे, और आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो मिलते हैं फिर से एक और नए यूनिट 1 के साथ में सीओए के, और टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।